अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की हत्या कैसे हुई थी। देखो, आपको पता है कि टीपू सुल्तान को है ना शेरे मैसूर बोला जाता था, और उनके पिताजी जो थे वो हैदर अली थे। देखो, जो मैसूर के 4 युद्ध हुए, मैसूर में ना टोटल है ना 4 युद्ध लड़े गए थे, और उनमें है ना क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान की है ना जीत भी हुई थी। बट जब वो अपनी राजधानी को बचाने के लिए लास्ट में श्रीरंगपट्टनम में युद्ध लड़ा था उन्होंने, उस टाइम पे ना इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने क्या करा था, फ्रांसीसी जो थे ना, फ्रांसीसियों के साथ है ना अपने है ना मतलब जो क्या कहते हैं, अपने लिंक है ना अच्छे बनाए थे। क्यों? इससे है ना उनकी नई नई तकनीक सीखने के लिए, टेक्निक सीखने के लिए युद्ध वगैरह की। तो मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े गए थे। एक 67 से 69 में, 80 से 84 में, 90 से 92 में और 99 में। अंतिम युद्ध जो था वो उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में ही कंपनी का अंततः जीत मिली। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारे गए। मैसूर में वोडेयर के पूर्व शासक वंश में अधीन कर दिया गया, और राज्य पर एक सहायक गठबंधन थोप दिया गया, यानी कि सहायक संधि जो थी वो थोप दी गई, और उनको उसके ऊपर क्या कर दिया गया, मतलब उन पर सहायक संधि थोप कर उस राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये था टीपू सुल्तान की मृत्यु के कारण, इस तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी। अब हम है ना लॉन्ग में पढ़ेंगे कि सर्वोच्चता की नीति होती क्या है। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि सर्वोच्चता की नीति है, ये अब लागू हुई। तो ये सीरियसली में क्या है? जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, इनके तहत सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। अब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च है, यानी कि उसका अधिकार क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बेस्ट है, किसका? कंपनी का। इसलिए उसकी शक्तियाँ भारतीय राज्यों से अधिक है। अब उसकी शक्तियाँ जो है, जो भारत का राज्य है उससे ज़्यादा क्या है, कंपनी की, जो कंपनी है ना उसकी शक्तियाँ हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय राज्य को अपने में मिलाना, उसे अपने में मिलाने की धमकी देना उचित था। तो वो अपने बेनिफिट के लिए ना किसी भी एरिया को अपने में क्या कर सकती थी, ऐड कर सकती थी, यानी कि अपने एरिया में इंक्लूड कर सकती थी। यह दृष्टिकोण बाद में ब्रिटिश नीतियों का भी मार्गदर्शन करता रहा। तो ये भी क्या थी, नए नए तरीके थे ये जिनके लिए बेस्ट थे, ब्रिटिश को अपना फैलाव करने के लिए और इंडिया में नई नई चीज़ें बनाने के लिए। तो ये थी सर्वोच्चता की नीति कि अपने अकॉर्डिंग भारत के रूल और रेगुलेशन से भी ज़्यादा कंपनी का रूल और रेगुलेशन चलेगा। अब आता है वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, इन पर टिप्पणी लिखनी है। वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 85 तक गवर्नर जनरल रहा। उन्हें कई महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की शक्ति का विस्तार किया था। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा था, कंपनी की जो जितनी भी राइट्स, मतलब कंपनी की जितनी भी शक्तियाँ थी ना, उनको है ना बहुत ज़्यादा है ना इवॉल्व करा था, यानी कि बढ़ाया था। उनके समय में कंपनी ने केवल बंगाल के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास पर भी सत्ता हासिल कर ली थी। यानी कि उन्होंने भारत के अंदर एडिशन ही करा था, राज्यों को जीत लिया था। वॉरेन हेस्टिंग ऐसे पहले गवर्नर थे, यानी कि वो फर्स्ट ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, खास तौर पर न्याय के क्षेत्र में। प्रशासन के जो सुधार थे ना वो किए, किसके तौर पर? न्याय के क्षेत्र में। अब आपका अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, कि सहायक संधि क्या होती है। देखो, इसे गठबंधन की शर्तों के अनुसार भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र करने के लिए सेना को रखने की अनुमति नहीं थी। देखो, सहायक संधि का मेनली मतलब क्या होता है, जब भी दो पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़ के बीच में ना युद्ध होता है, यानी कि वॉर होता है। वॉर होने के बाद क्या होता है, अगर कोई पार्टी जीत रही होती है और कोई हार रही होती है, तो क्या होता है, वो हारे ना तो एक दूसरे के बीच में क्या होता है, एक संधि की जाती है, यानी कि इसे इंग्लिश में ट्रीटी भी बोला जाता है। संधि की जाती है जिसमें जो हारने वाली पार्टी होती है वो अपने लैंड का कुछ पार्ट क्या दे, किसको दे देती है, जो पार्टी जीत रही होती है। तो इसे सहायक संधि भी बोला जाता है। इसमें क्या आता है, इस सहायक संधि में शासकों को स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कंपनी द्वारा संरक्षित किया जाना था, लेकिन उन्हें सहायक बलों के लिए भुगतान करना था। जो सहायक बल थे उनके लिए भुगतान करना था, जबकि वो सैनिकों को पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था, बट उनके लिए उनको इन्वेस्ट करना था।
जिन्हें कंपनी को इस सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए रखना था, यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहे तो दंड के रूप में उनके क्षेत्र का कुछ हिस्सा छीन लिया गया। तो दंड के रूप में क्या करेंगे वो, अगर वो विफल रहेंगे तो दंड के रूप में उनका कोई हिस्सा छीन लिया जाएगा। इस आधार पर जिन राज्यों को अपने क्षेत्र खोने पड़े वे अवध थे और हैदराबाद थे। ठीक, अब हमारे पास सहायक संधि भी हो जाती है। अब हमारे आते हैं लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति क्या थी। देखो, लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे, ने एक नीति तैयार की थी जिसे हड़प नीति बोला जाता था। इस सिद्धांत में कहा गया है कि यदि कोई भारतीय शासक की मृत्यु हो जाती है, ये बहुत है ना इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी रखना चाहिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब इतनी नॉलेज आपको खुद से होनी चाहिए। एक अगर किसी पुरुष का उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि उसका वंश आगे बढ़ाने के लिए उसकी कोई संतान नहीं है, तो उसका राज्य समाप्त हो जाएगा, अर्थात अब वह कंपनी के पास चला जाएगा। अगर कोई भी जो राजा है उसका उत्तराधिकारी अगर नहीं होता है तो उसका जो राज्य है वो कौन का जब्त कर लेगी, वो कंपनी रख लेगी और फिर वो कंपनी के पास चला जाएगा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। इस तरीके से इस रूल के कारण, इस नीति के कारण बहुत से ऐसे राज्य थे जिन पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, जिनके नाम आपके पास है। इस सिद्धांत को लागू करके एक के बाद एक राज्यों को अपने में मिला लिया गया। सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। झांसी की तो आपने फेमस कहानी सुनी है। तो ये सारे के सारे वो राज्य थे जिन्हें क्या कर लिया गया था, हड़प नीति के कारण अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पूर्वी बाजारों में प्रवेश करने वाली विभिन्न यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का विवरण देना है। यानी कि ब्रिटिश के अलावा और कौन कौन सी कंपनी थी जो यहाँ पर थी, उनका विवरण बताना है। जब तक पहले अंग्रेजी जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते कैप ऑफ हुड के चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर को पार कर गए, तब तक पुर्तगाली ने भारत का पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली थी। देखो, आपको पता है सबसे पहले ना वास्को डी गामा भारत आया था। ये हमारा फेमस क्वेश्चन है और ये सबको पता ही रहता है कि समुद्र के द्वारा जो भारत की खोज की गई थी वो पुर्तगाली के थ्रू की गई थी, जो कि वास्को डी गामा था। तो उसने जितना भी हमारा कालीकट पे आया था, तो उसने सारा का सारा ये एरिया पहले ही क्या कर लिया था, अपना व्यापार के लिए अच्छे से बना लिया था, तो स्थापित कर लिया था। और उनका आधार गोवा में था, तो उनका सारा का सारा कंट्रोल कहाँ था, गोवा में था। वास्तव में यह वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली खोज करता था जिसने 1948 में भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग के द्वारा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच भी हिंदू महासागर में व्यापार की संभावनाओं की खोज कर रहे थे। जल्द ही फ्रांसीसी इस व्यापार के क्षेत्र में आए। यानी कि भारत में ना बहुत सारे लोग आए इनको खोजने के अलावा। देखो, हमारी 6 से 8 तक की क्लास है ना, 9 10 ऐसी होती है कि हमारा ना बेस बन जाता है, तो आगे हमें दिक्कत नहीं होती। तो इतनी चीज़ें है ना, हमें पहले अगर पता चल जाए ना तो हमें आगे की क्लासों में दिक्कत नहीं होती है। तो क्या हुआ, तो हमारे पास पहले पुर्तगाली आ गए, डच आ गए, फ्रांसीसी आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए। 3rd नंबर पे आए थे ब्रिटिशर्स हमारे पास। दैन उसके बाद फ्रांसीसी आए थे और उन्होंने इस तरीके से व्यापार करना क्या किया था, शुरू किया था भारत के अंदर। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 आता है, 3 आंग्ला मराठा युद्ध हुए थे, उनके बारे में बताना है। मराठों ने कई सारे युद्ध किए, युद्धों में पराजित किया गया। प्रथम युद्ध 1782 में सालबाई की संधि में समाप्त हुआ था, जिसमें स्पष्ट विजेता नहीं था। दूसरा युद्ध आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 5 के विभिन्न मोर्चों पर लड़ा गया, जिसका परिणाम था अंग्रेज का उड़ीसा और आगरा और दिल्ली सहित यमुना नदी के उत्तर के क्षेत्र को प्राप्त कर लेना। तो तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध में आगरा, दिल्ली और यमुना के पार वाला एरिया जीत लिया गया था। अंततः बाद में 1719 में तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। इसमें शक्ति को कुचल दिया गया, पेशवा को पदोचित कर दिया गया और पेंशन के साथ साथ कानपुर के पास बिठूर बेच दिया गया। अब कंपनी का विद्या के दक्षिण के क्षेत्रों पर पूरा क्या था, नियंत्रण था। जो विद्या के क्षेत्र थे, अब सारा का सारा कंट्रोल है ना कंपनी का हो गया था। अब कंपनी अपनी तरीके से चीज़ों को चलाया करती थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रशासनिक सुधार लाए गए। 1772 से न्याय की एक नई प्रणाली स्थापित की गई थी। कब से, 1772 से। प्रत्येक जिले में 2 न्यायालय होने थे, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। तो 2 थी हमारी, एक फौजदारी अदालत थी
और एक दीवानी अदालत थी। मौलवी और हिंदू पंडित यूरोपीय जिला कलेक्टरों के लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। जो मौलवी हुआ करते थे और हिंदू पंडित हुआ करते थे ना, वो जिला कलेक्टरों को भारतीय कानून के बारे में बताया करते थे। जो दीवानी अदालत की अध्यक्षता करता था, जो क्या किया करता था, दीवानी अदालत की अध्यक्षता करता था, तो उसको कौन बताता था? मौलवी और हिंदू पंडित बताता था। और आपराधिक अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के अधीन थी, लेकिन कलेक्टरों की देखरेख में। 1775 में 11 पंडितों को हिंदू कानूनों का एक डाइजेस्ट संकलित करने के लिए कहा गया। एनबी हॉलहैंड ने इस डाइजेस्ट का अंग्रेज में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लाभ के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी संकलित की गई। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नया सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया, जबकि एक अपील की कि अदालत सदर निजामत अदालत भी कलकत्ता में स्थापित की जाएगी। तो इस तरीके से न्याय के क्षेत्र में चीज़ें चलती थी, कैसे मुफ्ती, मौलवी, पंडित वगैरह मिलकर अदालतों को चलाते थे। तो पहला दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, ये सारी चीज़ें। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है टीपू सुल्तान के बारे में। फिर आ गया है आपका, टीपू सुल्तान को मैसूर बाग बोला जाता है। आपकी बुक में देखो मैसूर बाग की है ना, पूरी स्टोरी भी दी हुई है कि इसे मैसूर बाग क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का रीज़न भी दिया हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो मिलेगा। हैदर अली 1782 में 1799 तक शासन किया था। फिर क्या हुआ था कि उनके बेटे टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। मैसूर मालाबार तट के लाभदायक व्यापार को नियंत्रित करता था। जो मालाबार तट से आयात निर्यात होता था वो कौन देखता था? वो मैसूर में टीपू द्वारा ही देखा जाता था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची ले जाती थी। तो मेनली क्या क्या ले जाया जाता था? काली मिर्च और इलायची। तो मेनली आ भी जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे आपका यही कि मैसूर के तट से किन चीज़ों का आदान प्रदान होता था? काली मिर्च और इलायची का। ठीक, अब 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्यों में बंदरगाहों के माध्यम से चंदन, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा थी। तो उसने कब रोक लगाई थी इन सब चीज़ों के आदान प्रदान पर, आयात निर्यात पर? 1785 में लगा दी थी, तथा स्थानीय व्यापारियों को इससे घाटा होने लगा था, करने की अनुमति नहीं दी थी। अब उनको व्यापार करने की जब अनुमति नहीं मिलेगी तो क्या होगा भाई? उनको दिक्कत क्रिएट होएगी, और जब दिक्कत क्रिएट होएगी तो क्या होगा? युद्ध होएगा। उन्होंने भारत में फ्रांसीसियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। टीपू ने क्या करा? टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाया, जिससे उनसे नई नई टेक्निक सीखी, उनसे युद्ध को लड़ने की उन्होंने सहायता से अपनी। और उन्होंने ब्रिटिशर से जब उनका क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, वॉर हो रहा था, तो उन्होंने उनसे क्या ली थी? हेल्प ली थी। अंत में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई और कंपनी की जीत हो गई। और क्या हुआ? टीपू सुल्तान की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और फिर से जो उनका एरिया होता है वो अंग्रेज़ों के अधीन चला जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लासी के युद्ध का मुख्य क्या कारण था? सिराजुद्दौला ने कंपनी से अपने राज्य के राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी बंद करने, किलेबंदी बंद करने और राजस्व का भुगतान करने को कहा। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि हमारे राजनीतिक मामलों में आप दखलंदाजी नहीं करेंगे, किलाबंदी नहीं करेंगे और राजस्व का भुगतान करेंगे। जो आपने ज़मीन ले रखी है उसका आप टैक्स पे करेंगे। वार्ता विफल होने के बाद नवाब ने 30,000 सैनिकों के साथ, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। तब उन्होंने क्या करा? 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाज़ार में अंग्रेज़ों के कारखानों की ओर कूच किया और कंपनी के अधिकारियों को पकड़ लिया गया। तब क्या कर लिया? कूच करके वहाँ पे कंपनी के जो अधिकारी थे उनको पकड़ लिया। गोदाम को बंद कर दिया गया, सभी अंग्रेज निरस्त कर दिए गए और अंग्रेजी जहाज़ों की नाकाबंदी कर दी गई, यानी कि उनको लाने ले जाने के लिए बंद कर दिया गया। फिर उन्होंने कंपनी के किले पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कलकत्ता की ओर क्या करी? कूच करी। कलकत्ता के पतन की खबर सुनने के बाद मद्रास में कंपनी के अधिकारियों ने रॉबर्ट क्लाइव को ये सारी कमान संभालने को दे दी गई कि इस तरीके से क्या हो रहा था? कंपनी को लॉस क्रिएट हो रहा था, जिसे नौसैनिक बेड़े द्वारा मजबूत किया गया। नवाब के साथ लंबी बातचीत हुई। अंत में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो बाद में क्या करा था उन्होंने? कंपनी की सेना का नेतृत्व
किया था उसके खिलाफ। अगला प्रश्न आता है, बंगाल में नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के क्षेत्र कौन कौन से थे। तो बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के क्षेत्र से नवाबों ने कंपनी में रियायतें देने से इनकार कर दिया था, कंपनी के व्यापार के अधिकार के लिए बड़ी रकम की मांग की थी, कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार देने से मना कर दिया गया था और उसे अपने किले की बंदी करने से, मतलब किले को कवर करने से, अपने अपने चारों तरफ सैनिक लगाने से मना कर दिया गया था। तो ये भी एक कारण था। उन्होंने दावा किया कि कंपनी बंगाल सरकार को भारी मात्रा में टैक्स से वंचित कर रही थी और करों का भुगतान करने से इनकार कर रही थी और अपमानजनक पत्र लिखकर और नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित कर रही थी। तो कंपनी ने ये सारे कार्य किए थे, करने का प्रयास करके नवाब के अधिकारों को कमज़ोर कर रही थी। कंपनी ने अपनी ओर से घोषणा की कि स्थानीय अधिकारियों की अनुचित मांगें कंपनी के व्यापार को बर्बाद कर देगी। उन्होंने बोला जो जो नवाब वगैरह हैं उनकी जो अनुचित मांगें हैं, टैक्स पे करना और सिक्के न डालना, इससे क्या होगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा तथा व्यापार तभी फल फूल सकता है जब शुल्क को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर कि कंपनी की सेना की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन करना। कि सेना की संरचना कैसे की गई उसके बारे में बताना है। कंपनी की सेना की संरचना के परिवर्तन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों को अपनी सेनाओं में भर्ती करना शुरू किया और उन्हें पेशेवर सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। तो सैनिकों के रूप में क्या करा, किसानों को किसानी छोड़ के अपनी अपनी भाई सेना में आ जाओ, हमें युद्ध लड़ना है। जिस सिपाही सेना के रूप में जाना जाने लगा, तो उन्हें सिपाही सेना के रूप में क्या करने लगा, जाना जाने लगा। 1820 के दशक में युद्ध तकनीक में परिवर्तन होने के कारण कंपनी की सेना की घुड़सवार सेना की आवश्यकता कम हो गई। तो परिवर्तन होने के कारण जो घुड़सवार की सेना थी उसमें क्या हो गई, कमी होनी स्टार्ट हो गई। कंपनी की सेना के सैनिकों को बदलता सैन्य आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाना पड़ा और अब इसकी पैदल सेना रेजिमेंट अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। अब पैदल सेना जो थी रेजिमेंट वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी, न कि घुड़सवार वाली। 19वीं सदी की शुरुआत में ने एक सामान्य सेना संस्कृति विकसित करना शुरू किया। सैनिकों को यूरोपीय शैलियों के प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन के अधीन किया जाने लगा, जिसने उनके जीवन का पहले से सभी कहीं ज़्यादा नियंत्रित किया गया, यानी कि पहले से अधिक ज़्यादा जीवन को क्या किया गया, नियंत्रित किया गया। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार कैसे शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू किया। पहले अंग्रेजों ने फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित की थी। यह वह आधार था जहां से कंपनी ने व्यापारी, जिन्हें उस समय फैक्टर्स कहा जाते थे, तो पहले के टाइम पे जब उन्होंने हुगली नदी पर क्या करा था, कंपनी स्थापित करी थी, तो वहाँ पर उस टाइम पे जो व्यापारी होते थे उन्हें फैक्टर कहा जाता था, के नाम के आधार पर जाना जाता था। फैक्ट्री में एक गोदाम हुआ करता था जहाँ पे आयात और निर्यात का सामान रखते थे। जैसे कि हमारे नॉर्मल देखते हैं, जो रूम होता है वहाँ पे क्या रखा जाता है, सामान रखा जाता है जिसका हमें क्या करना होता है, आदान प्रदान करना होता है। और कार्यालय, और इसमें एक कार्यालय भी था जहाँ पे कंपनी का अधिकारी बैठा करता था और सारी चीज़ों को देखा करता था। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया तो कंपनी ने व्यापारी और कारोबारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर रहने के लिए कहा। तो 1696 तक इसने बस्ती के चारों ओर क्या कर ली, किलेबंदी कर ली गई। किलेबंदी करने के कारण क्या हुआ, बाद में 2 साल बाद इसने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर कंपनी को 3 गांवों पर जमींदार अधिकार दिलवाए। तो सारे के सारे 2 साल बाद इसने मुगल जो अधिकारी थे उनको रिश्वत दे देकर कंपनी को 3 गांवों पर जमींदारी के अधिकार दिलवाए। इनमें से एक था कालिकता, जो बाद में कलकत्ता या कोलकाता शहर के रूप में विकसित हुआ। जैसे कि आज जाना जाता है। इसमें मुगल बादशाह औरंगजेब का एक फरमान जारी करने के लिए भी राजी किया गया था, जिसमें कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। ओके क्लास, थैंक यू।